हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो भाई, कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। तो एक और शानदार टॉपिक लेकर आज मैं आया हूं। जी हां बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, जो है क्या निबंध लेखन। पिछली बार हमने पत्र लेखन पढ़ा था कि किस तरीके से पत्र लिखना एक कला होती है, यानी कि जिस तरीके से आप धीरे 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 पत्र लेखन में रुचि लाते हो, फिर धीरे 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 पत्र लेखन आपकी हैबिट में शुमार हो जाता है और आगे चलकर ये पत्र व्यवहार, क्या थाने, क्या कचहरी, क्या आपका जिला स्तर और यहाँ तक कि सड़क से लेके और संसद तक जो पत्र व्यवहार करते हो उसमें आप निपुण हो जाते हो। तो इसीलिए बोला गया है कि भाई पत्र लिखना एक कला होती है। इसी तरीके से भाई आपके सिलेबस में एक और शानदार टॉपिक है, वो है निबंध लेखन। भाई निबंध 100% जो है वो आते हैं। आपको एक निबंध करंट पे दे दिया जाएगा और कुछ कॉमन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं कॉमन कि भाई जिस पर निबंध आते ही आते हैं। क्लियर है। तो आज हम जानेंगे कि भाई वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम अपने निबंध को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। किस तरीके से हम निबंध में, आपने देखा होगा कि निबंध में आप पूरे नंबर अर्जित कर सकते हो। किस तरीके से अर्जित कर सकते हो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। अदरवाइज होता क्या है कि भाई निबंध के नंबर भी बच्चे कटवा देते हैं, जबकि निबंध में आप पूरे अंक जो है वो ला सकते हो। किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, तो फटाफट से हो जाइए तैयार। पेन कॉपी वगैरह लीजिएगा ताकि आपको साथ साथ नोट करने का मौका मिले, यानी कि आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे। लिखा करो भैया, लिखने के बड़े फायदे हैं। लिखने से लिखावट अच्छी होती है, सुंदरता आती है। लिखने से आपकी स्पीड बनती है और इसी स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। आते नहीं आते हैं? यस, बिल्कुल आते हैं। तो भाई अगर आपने स्पीड नहीं बनाई है तो भाई आज और अभी इसी वक्त जो है एक ऐसी आदत बनाओ जो आपको आगे चल के जब कंपटीशन की तैयारी करो, बड़ी क्लास में जाओ, तो इस समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। समय से पहले अपने प्रश्नों का हल करना, ये भी एक कहते नहीं कि टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत आपको सीखना पड़ेगा कि भाई किस सवाल में आपको कितना समय देना है और किस तरीके से हमें अपने समय में से अपने सारे प्रश्नों के हल करने हैं। क्लियर। तो चलो चलते हैं फटाफट से। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, लड़का लड़की एक समान। लड़का लड़की एक समान, या फिर इस तरीके से एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि स्त्री, है ना, समाज में स्त्री की जो दशा है, इस तरीके से स्त्री की दशा, तो इस तरीके से आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। वो टॉपिक लड़का या लड़की एक समान भी हो सकता है, स्त्री की दशा, या फिर नारी शक्ति, और कौन कौन से टॉपिक निकल सकते हैं। लेकिन इस पर एक ही है ना, लिखना क्या है, स्त्रियों के बारे में लिखना है। स्त्रियों के बारे में लिखना है तो सबसे पहले आपको पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। नंबर क्यों कटते हैं? नंबर इसीलिए कटते हैं क्योंकि आप पॉइंट वाइज नहीं लिखते हो। आप क्या करते हो, हाँ जी टॉपिक मिला और शुरू से लेकर एंड तक लिखना चालू कर दिया। अरे पहले देखो तो सही, समझो तो सही कि भाई किस तरीके से पॉइंट वाइज, पॉइंट यानी कि बिंदु वाइज अगर आप लिखते हो तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है भाई, प्रस्तावना। आपने भूमिका बनानी है, भूमिका बनानी है। बिना भूमिका बनाए हुए आप जो स्टार्ट करोगे तो फिर स्टार्टिंग जो है ना, कहते नहीं है कि कहीं ना तो पॉइंट जो है कहीं ना कनेक्टिविटी आप नहीं बना पाओगे। तो भाई भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। जब आप निबंध लिखो तो सबसे पहले भूमिका बनाओ, प्रस्तावना, एक हेडिंग डालो। इसके बाद इस स्त्री की दशा के इस टॉपिक पर, नारी शक्ति के इस टॉपिक पर, या लड़का या लड़की में अंतर पहले ज़्यादा किया जाता था, आज भी किया जाता है ना, लिंग भेद। एक और निकल के आ गया टॉपिक, क्या, लिंग भेद। लिंग भेद, तो ये इस तरीके से आपके भी बहुत सारे आप इससे रिलेटेड और भी आपके जहन में अगर कोई है तो आप कमेंट में बता सकते हो क्या क्या निकलेगा। लेकिन इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब इसमें क्या क्या पॉइंट निकले, पहले भूमिका बना ली। प्राचीन काल में नारी की स्थिति, पहले नारी का,
है ना, क्या दशा होती थी, पहले क्या दशा थी, क्या स्थिति थी। आधुनिक काल में नारी की स्थिति, आज के सिनेरियो में बात करी जाए तो नारी की क्या स्थिति है। नारी में अधिक मानवीय गुण, ये बिल्कुल था, बिल्कुल सत्य है कि नारी के अंदर जो होते हैं, गॉड गिफ्ट बोल सकते हो आप, मानवीय गुण अधिक होते हैं बजाय पुरुष के। तो मध्यकाल में नारी की स्थिति और पुरुष की सोच और लास्ट में उपसंहार, इसको आप निष्कर्ष भी बोल सकते हो, क्लियर। इस तरीके से अगर आपने अपने निबंध के 8 से 10 पॉइंट अगर आपने स्टार्टिंग में बनाए और इन पर आपने काम किया तो निबंध में से एक भी अंक आपका कट नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्लियर है। आपने ये इस तरीके से पॉइंट लिख दिए। अब देखो प्रस्तावना में किस तरीके से भूमिका बनाओगे। भाई भूमिका यानी कि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं तो बनाओगे ना, तो स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग और एंड ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करना और किसी भी चीज को एंड करना, क्लियर है। तो भाई स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, तो हमें भूमिका बनानी है। प्रस्तावना में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना, बिना स्त्री के एक पुरुष अधूरा होता है, क्लियर है। तो स्त्री और पुरुष ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं जिंदगी को चलाने के लिए। अब दोनों, अब जाहिर सी बात है, एक पहिया अगर मान लो, है ना, नहीं है, या फिर मान लो आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, तो आप सोचो कि जीवन में बहुत आगे जाके बहुत विकास कर सके या बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकें, तो भाई वो गाड़ी जो है ना ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। तो इसीलिए कहा गया है स्त्री पुरुष जीवन रूपी दो पहियों के समान होते हैं, गाड़ी के पहियों के समान, और जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए दोनों पहिए अर्थात स्त्री पुरुष दोनों का बराबर का सहयोग और सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। यानी कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा होगा, बहुत सारे परिवारों में देखा होगा, हो सकता है आपने अपने घर के अंदर भी नोटिस किया होगा, आपके मम्मी और पापा में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, और जहाँ ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी वो घर सुख समृद्धि के पथ पर अग्रसर होता हुआ चले जाएगा, आगे की तरफ चलता जाएगा। वो इंसान अपना भी विकास करेगा, अपने बच्चों का भी विकास करेगा, अपने परिवार का भी विकास करेगा, साथ साथ अपने समाज का भी विकास करता है, क्लियर है। तो भाई इस अगर मान लो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप समझ ही सकते हो घरों की क्या हालत होती है, क्लियर है। तो भाई परस्पर सहयोग इनका आपस में बहुत जरूरी है, और यदि इनमें एक भी छोटा या बड़ा हुआ तो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। अगर इसके अंदर एक भी व्यक्ति के अंदर देखो अहम आ गया, अहंकार आ गया कि मैं बड़ा तो भैया गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। गाड़ी पटरी से अगर उतर गई तो उस स्पीड से नहीं चल पाएगी जिस स्पीड पे चल रही है। और इसी तरह समाज और देश की उन्नति के लिए पुरुषों की नहीं, नारियों के योगदान की भी उतनी आवश्यकता है। नारी अपना योगदान उचित रूप में दे सके इसके लिए उसे बराबरी का स्थान मिलना चाहिए, तथा यह जरूरी है कि समाज लड़के और लड़की में कोई भेद ना करे, क्लियर। अब स्त्री की अगर दशा सुधारनी है तो सबसे पहले ये जो लड़का और लड़की में जो हम भेद करते हैं, लड़का और लड़की में जो हम अपना और पराया करते हैं कि भाई लड़की तो पराया धन होती है ना, लड़की तो दूसरे घर जाएगी, है ना, चलो ठीक है इसको पढ़ा के क्या करेंगे, लड़के को इतनी सहूलियत और लड़की को भाई कटौती, क्यों भाई क्यों। तो भाई सबसे पहले लिंग भेद की जो समस्या है उससे आपको, है ना, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। नारी को सम्मान देना पड़ेगा, बिना नारी के सम्मान के आप जो है समाज में जो है ये जो गाड़ी है जीवन रूपी गाड़ी ये ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। अब यहाँ भूमिका बन गई, स्टार्टिंग हमारी बहुत बढ़िया हुई, हमने बताया किस तरीके से कनेक्टिविटी, अब ये स्टार्टिंग हुई। अब इसके बाद एक और नया पॉइंट निकल के आ गया, प्राचीन काल में नारी की स्थिति। अब यहाँ पर बनाना है कि भाई नारी की जो दशा थी वो पहले क्या थी। तो थोड़ा सा प्राचीन काल में चलते हैं कि भाई प्राचीन काल में नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों, चर्चाओं, श्लोकों की रचना का उल्लेख मिलता है। भारती, विज्जा, पला, गार्गी ऐसी ही विदुषी स्त्रियां थी जिन्होंने वर्षों के साथ शास्त्रार्थ करके उनके छक्के छुड़ाए। नारियां शास्त्रार्थ किया करती थी, ये उस समय की बात है जब स्त्रियों को बराबर का, है ना, हक दिया जाता था। उस काल में नारी की सधर्मिणी, गृहलक्ष्मी, अर्धांगिनी जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता था। स्त्री को सम्मान दिया जाता था, भारिया बोला जाता था। अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग, शरीर का आधा अंग, बेटर हाफ जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, क्लियर। तो स्त्री की
हम कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक स्थिति थी और समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। नारी पूजनीय थी, है ना, स्त्री को पूजनीय समझा जाता था। ये उस वैदिक काल की बात बताई जा रही है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां साक्षात देवता निवास करते हैं। क्लियर है? ये उस दौरान की बात है। स्टार्टिंग हो गई, है ना, बहुत कनेक्टिविटी बनाई हमने। प्राचीन काल में नारी की स्थिति बता दी, अब मध्यकाल में नारी की स्थिति बतानी। मध्यकाल के अंदर अब धीरे धीरे समय बीता, परिवर्तन हुआ संसार में, धीरे धीरे समय बीता। मध्यकाल तक आते आते नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी। धीरे धीरे जो सम्मान था वो घटता चला गया। क्लियर है? धीरे धीरे सम्मान घटता चला गया। नारी के सम्मान में ये गिरावट देखने को मिली और मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण नारी को चार दीवारी में कैद होना पड़ा, है ना। विदेशी आक्रमणकारी यानी कि मुगल आए, मुगलों ने आक्रमण किया और भैया उनकी जो दमनकारी नीतियां थीं उसके द्वारा जो नारी को एक घर तक सीमित कर दिया गया, एक चार दीवारी तक सीमित कर दिया गया और उस पर पहरा बिठा दिया गया, है ना। चार दीवारी में कैद कर दिया गया और वही मुगल काल में नारियों का सम्मान और भी छिन गया और वो पर्दे में रहने को विवश कर दी गई। आपने देखा होगा पर्दा, यानी कि कोई भी स्त्री जो है पर्दे में रहती थी, पर्दे को हटा नहीं सकती थी, यानी कि पर्दे में रहने को विवश होना पड़ा। इस काल में उसे पुरुषों की दासी बनने को विवश हो गया। यानी कि एक दासी होती है ना, दासी, है ना, एक स्थिति जो थी नारी की वो बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। इस काल की बात करें तो मध्यकाल में भाई उसकी शिक्षा दीक्षा पर रोक लगाकर उसे चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया गया था। आज भी पुरुष ऐसी मानसिकता का सवाल जो शिकार हैं आज भी इस देश में अंदर, जबकि हम आधुनिकता के दौर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 21वीं सदी के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सोचिए, आज भी लोग कहते हैं कि लड़कियां तो केवल क्या करेंगे इनको पढ़ा के, है ना, इनको चूल्हा चौका तो करना है ना। तो केवल और केवल रसोई तक सीमित कर दी गई थी नारियां। पुरुषों की दास्ता और बच्चों का पालन पोषण ही नारी के हिस्से में रह गया था। केवल आप बच्चे पालो, खाना बनाओ, है ना, कपड़े साफ करो, बर्तन धो, केवल आप यहीं तक सीमित हो। नारी के अवगुणों का भंडार समझ लिया गया और तुलसी जैसे महाकवि ने भी न जाने क्या देखकर लिखा। तुलसी जैसे महाकवि ने भी लिखा है, क्या लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इसका मतलब आप जो मर्जी निकालो, है ना, इसको कोई पॉजिटिव ले, कोई निगेटिव ले, लेकिन है तो नारी के विषय में ना। अब आधुनिक काल में चलते हैं। अब आधुनिक काल में नारी की क्या स्थिति है? आधुनिक काल में नारी की क्या स्थिति है? अंग्रेजों के शासन के समय तक नारी की स्थिति में सुधार की बात उठने लगी। अंग्रेज आए, धीरे धीरे एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा, है ना। समाज में बड़ी विसंगतियां थी, नारी को उचित स्थान नहीं मिलता था, नारी को पूजनीय तो छोड़ो, उसको बराबर तक का हक नहीं होता था, है ना। एक पति अगर किसी का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो स्त्री को जिंदा उस चिता पे जला दिया जाता था। सोचो, ऐसी दयनीय स्थिति थी। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के समय पर नारी के सम्मान में आवाज उठने लगी। भाई नारियों की दशा में अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने सारा गलत काम किया, अंग्रेजों ने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए, है ना, जिनके वो प्रशंसनीय हैं, है ना। उसी दौरान ये बात उठने लगी कि भाई नारी को बराबर का हक दो और सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं आगे आईं। सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं आगे आईं जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, है ना। और सबसे पहले स्त्री की शिक्षा के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि भाई स्त्री अगर शिक्षित होगी तभी तो वो अपने हक के लिए लड़ेगी। सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं आई, नारी शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया और इसी समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी आदि सती प्रथा बंद करवाने, संपत्ति में अधिकार दिलाने, सामाजिक सम्मान दिलाने, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि दिशा में ठोस कदम उठाए, क्योंकि उन लोगों ने नारी की पीड़ा को समझा था। नारियों की बड़ी दयनीय स्थिति थी, समाज के अंदर सम्मान नहीं था। क्लियर है? विधवा, बाल विधवा, एक छोटी सी उम्र में अगर कोई विधवा हो जाता था तो भाई जब पुरुष शादी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? उस वक्त बड़ा अपशगुन समझा जाता था, बड़ा ढोल तमाशा बजा करता था, और ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी रीतियों के खिलाफ है, संस्कृति नहीं गवाही देती। तो इन सामाजिक लोगों ने क्या किया, समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज़ उठाई।
अब आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए गए, इनके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए, शिक्षा के कारण पुरुषों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया और इससे नारी की स्थिति दिनों दिन सुधरती गई। धीरे 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 लोगों को भी समझ में आ गया कि भाई बिना स्त्री समाज को आगे लिए हुए हम लोग ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। क्लियर हो गया। धीरे धीरे पुरुषों के दृष्टि यानी कि पुरुष मानसिकता बदलने लगे। उनको भी लगने लगा कि नहीं, स्त्री को भी समान अधिकार है, स्त्री को भी संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए, स्त्री को भी शिक्षित होना चाहिए, स्त्री को भी जो है आगे की तरफ आना चाहिए और इसके लिए कानून भी बने, लोग आगे भी आए। और कई ऐसे फील्ड हैं जहां आज लड़कियां जो है ना, इसी का परिणाम है कि भाई बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ रखा है। क्लियर है ना, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको नाम दिया गया है। वर्तमान में नारी की स्थिति पुरुषों के समान मजबूत है। आज लड़कियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं, एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, सोचो हवाई जहाज चला रही हैं। ये एक सपना था जो आज सच हो चुका है। और हर कदम पर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उड्डयन हो, राजनीति हो, जैसे क्षेत्र में अब उनकी पहुंच है। सड़क से लेकर संसद तक हर ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसा फील्ड है नहीं बचा जहां स्त्रियां काम ना करती हो। क्लियर है। और ये सब हो पाया सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिला, लॉबी बने, बहुत सारे लोगों में के मानसिकता में सोच में परिवर्तन आया और धीरे धीरे स्त्रियों की दशा में भी बदलाव आया। आगे बढ़ते हैं। नारी में अधिक मानवीय गुण, ये बिल्कुल सत्य है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें जन्म देने वाली, हर व्यक्ति को जन्म देने वाली एक माँ होती है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। हाँ, यद्यपि दोनों की शारीरिक रचना में काफी अंतर है, फिर भी जहां तक मानवीय गुणों की जहां तक बात करी जाए, वह नारी में ही अधिक मानवीय गुण पाए जाते हैं, है ना। स्त्री करुणा का सागर होती है, दया का सागर होती है ना। स्त्री आपकी गलतियों को, एक पुरुष जो है जल्दी से माफ नहीं करता, लेकिन स्त्री जल्दी माफ कर देती है ना। ये कुछ मानवीय गुण हैं, दया, करुणा। पुरुष जो स्वभाव से पुरुष होता है उसमें त्याग नहीं होती है, दया, ममता, सहनशीलता जैसे मानवीय गुण नारी की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। और दया का सागर होती है, त्याग की देवी होती है, त्याग की मूर्ति होती है, सहनशीलता कूट कूट के भरी होती है नारी स्त्री के अंदर, है ना। ये मानवीय गुण जो होते हैं वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नर जहां क्रोध का अवतार माना जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत आ जाता है, वहीं स्त्री थोड़ी सी शांत रहती है। और कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां ये मौन की वजह से, स्त्री की सहनशीलता की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हों, बहुत सारे काम जो हैं वो बिगड़ने से बच जाते हैं। क्लियर है। वही नारी वात्सल्य और प्रेम की जीती जागती मूर्ति है। इस संबंध में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी। क्लियर, आगे बढ़े। नारी की स्थिति और पुरुष की सोच, एक और टॉपिक मिला। देखो, जितने आप टॉपिक वाइज लिखोगे, हेडिंग वाइज लिखोगे, उतने ही आपको शब्द भी मिल जाएंगे, आप विस्तार पूर्वक लिख पाओगे और आप नंबर भी अच्छे पाओगे। तो आप पॉइंट नहीं छोड़ना है, समाज में जैसे जैसे पुरुषों की सोच में बदलाव आया, नारी की स्थिति में भी बदलाव आता गया। इस पुरुषों ने सोचना जो था, सोचने का ढंग बदल दिया, स्त्रियों ने भी अपना सोचने का नजरिया बदला, ढंग बदला। और कुछ समय पूर्व तक कन्याओं को माता पिता और समाज बोझ समझता था, वह भ्रूण हत्या के द्वारा अजन्मी कन्याओं के बोझ से छुटकारा पा लेता था। यह स्थिति सामाजिक समानता और लिंगानुपात के लिए खतरनाक होती जा रही थी। आपने देखा होगा लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, इस तरीके से नापा जाता है। तो सबसे कम जो रेशो है वो हरियाणा का है, जहां 1000 पुरुषों पे लगभग 800 के आसपास क्या है, लड़कियां हैं। अब सोच के देखो कि पैदा होने से पहले ही भ्रूण परीक्षण करा दिया जाता था कि गर्भ में पता चला कि वे लड़की है तो उसको मार दिया जाता था। सरकार ने सख्ती दिखाई, कानून बनाया, जिसका बहुत कड़ाई से पालन हुआ। आज इसका फर्क यह है कि धीरे धीरे लिंगानुपात बढ़ रहा है, लोगों की सोच में भी
जो है परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। क्लियर है? सरकारी प्रयास और पुरुषों की सोच में बदलाव के कारण अब स्थिति बदल गई है। लोग अब लड़कियों को बोझ नहीं समझते, लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान। पहले जहां लड़कों के जन्म पर खुशी मनाई जाती थी, वहीं अब लड़की का जन्मदिन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्लियर है? मेरी खुद की बेटी है, मेरी खुद की बेटी है और मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाता हूं। और हमारे घर के अंदर बात करूं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे पिताजी हैं, मेरी मम्मी है, और हम लोगों में कभी भी किसी विषय पे अगर बात करी जाए तो हमारे घर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये लड़की है तो इसके लिए अलग, नहीं ये लड़का, वो लड़की हमारे लिए लड़के के बराबर है। क्लियर है? तो ये मानसिकता जो है आपके अंदर आनी पड़ेगी। ये मानसिकता जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आप समाज में, है ना, एक अच्छा जो है अच्छे नागरिक होने का सबूत जो है आप नहीं दे पाओगे। हमारे संविधान में भी स्त्री पुरुष की समानता का दर्जा दिया गया है, पर अभी भी समाज को अपनी सोच में उदारता लाने की जरूरत, अभी भी बहुत चेंजेस लाने हैं, अभी भी बहुत परिवर्तन है, आने की जरूरत है। क्लियर है? लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष। इस निबंध का निष्कर्ष जितनी कनेक्टिविटी के साथ, जितने बढ़िया तरीके से हमने स्टार्टिंग करी थी, उसी कनेक्टिविटी के साथ हमें क्या करना है, एंड भी करना है, एंड भी करना है। अब निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा? भाई घर परिवार समाज राष्ट्र की प्रगति की कल्पना नारी के योगदान के बिना सोचना हवाई हवाई बातें रह जाएंगी, यानी कि स्त्री के बिना ये सोचना बेबाक है। क्लियर है? राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, समाज आगे नहीं बढ़ सकता, घर परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। क्लियर हो गया? तो स्त्री की इतनी महत्वता है। अब समाज को पुरुष प्रधान सोच में बदलाव लाते हुए महिलाओं को बराबरी का सम्मान देना चाहिए, और इसके लिए लड़का लड़की एक समान की सोच पैदा कर व्यवहार में लाने की शुरुआत कर देना चाहिए। यानी कि अब वो जमाना चला गया, आज का मॉडर्न युग है। आज लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज की नारी की जो स्थिति है वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है नारी की। क्लियर? और यही कारण है कि हम लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने नारी की स्थिति के बारे में, या लिंग भेद के बारे में, या फिर लड़का लड़की एक समान, इस तरीके से आपने ये जो हेडिंग आपको जो भी मिलेगी, इस पर आपने एक सॉलिड निबंध लिख देना है। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो भाई आगे चलते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किसी भी लेखक के बारे में आ सकता है, किसी भी व्यक्तित्व के बारे में आ सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। क्लियर है? पॉइंट बताने हैं, स्टार्टिंग कैसे करनी है, प्रस्तावना यानी कि भूमिका, निबंध लिखने की भूमिका किस तरीके से बनाओगे। तो प्रस्तावना, जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, सादा जीवन उच्च विचार। क्लियर? मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, सम्मान और अलंकरण, या और लास्ट में उपसंहार। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिए? हमने पॉइंट बना दिए। अब पॉइंट बना दिए, अब आपको निबंध लिखने में देखो कितनी आसानी होगी, है ना। भूमिका किस तरीके से बना रहे हो भाई। भारत भूमि ऋषियों मुनियों और अनेक कर्मवीरों की जन्मदात्री है, और यहाँ अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं, तो देश का नाम शिखर तक ले जाने वाले वैज्ञानिक भी हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? भूमिका बना रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना भाई। ऋषि मुनियों की धरती है, और ऋषि मुनियों के अलावा भी यहाँ बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए, जिन्होंने देश का नाम शिखर तक ले जाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इन्हीं में से एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब को कौन नहीं जानता? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने दो रूपों में राष्ट्र की सेवा की, एक तो वैज्ञानिक के रूप में और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर? मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। जीवन परिचय की बात करें तो यहाँ पर क्या कर देना है? जन्म के विषय में लिख देना है, कब पैदा हुए, शिक्षा दीक्षा, इस तरीके से। डॉक्टर कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक कस्बे में पैदा हुए थे। इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था अशियम्मा। और इनके पिता पढ़े लिखे मध्यवर्गीय व्यक्ति थे, जो बहुत ही धनी नहीं थे। इनकी माता आदर्श महिला थी, और उनके पिता और रामेश्वर मंदिर के पुजारी में गहरी मित्रता थी। देखो, लोग कहते नहीं है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। क्लियर हो गया? ऊपर वाले ने तो हमें एक ही बनाया है, और हमने यहाँ आकर जाति और धर्म में अपने आप को वर्ग में बांट दिया है। तो देखो, एक मुस्लिम व्यक्ति की मंदिर के पुजारी, देखो हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में क्या हैं? दोस्त हैं।
है ना, भाईचारा है। इससे क्या मैसेज मिलता है कि ये सब हमारी जो परिकल्पना है, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम, है ना, इसको अगर बात करी जाए, इसके जीती जागती जो मिसाल है वो आप यहाँ देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, उनको देख लो आप, रस खान को देख लो आप, मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए और देखो कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपने आप का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो भाई रामेश्वर मंदिर के पुजारी से इनकी मित्रता थी, जिसका असर कलाम के जीवन पर भी पड़ा, और उनके पिता रामेश्वर के धनुष कोडी तक आने जाने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए नौकाएं बनवाने का कार्य किया करते थे। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कलाम साहब की प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में हुई। इसके बाद वे रामनाथपुरम के स्वाज हाई स्कूल में भर्ती हुए और हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी करने के बाद इंटर की पढ़ाई करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। यहाँ 4 साल तक पढ़ाई करने और बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने हिंदू पत्रिका में विज्ञान से संबंधित लेख लिखने चालू कर दिए। इन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, ये एक हेडिंग डाली। अब आपने इनके बारे में लिखना है। डॉक्टर कलाम को अपने कैरियर की चिंता हुई और वे भारतीय वायुसेना में पायलट के पद पर चुने गए, पर साक्षात्कार में वे असफल हो गए। इंटरव्यू में वो फेल हो गए। अब सोचो कोई इंटरव्यू में फेल हो, कितना कहते नहीं कि हम तो फेल हो गए। सोचो कलाम साहब भी फेल हुए हैं, तो फेलियर से डरना कैसा। एक इंसान इंटरव्यू में फेल हो जाता है और देश का, है ना, सर्वोच्च पद पा लेता है, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाता है, ये किसी, है ना, कौतूहल का विषय नहीं है, ये काबिलियत है। क्लियर है। सफलता पानी है तो असफलता झेलनी पड़ेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर जो सफल है और वो कभी असफल ना हुआ हो। इतिहास उठा के देख लेना, बायोग्राफी पढ़ लेना एक से एक सक्सेसफुल पर्सन की, है ना, क्योंकि सफलता से पहले ही आती है असफलता। क्लियर। तो भाई साक्षात्कार में फेल हो गए थे। इसके बाद 58 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से जुड़ गए। इनकी पहली नियुक्ति हैदराबाद में हुई। वहां से 5 वर्ष तक अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करते रहे। इन्होंने यहाँ वर्ष 1980 तक कार्य किया, अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग अनुसंधान को समर्पित कर दिया। परमाणु क्षेत्र में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके नेतृत्व में 1 मई 1998 का प्रसिद्ध पोखरण परीक्षण, जब भारत परमाणु शक्ति बना, इन्हीं की देखरेख में हुआ था। मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई तक ले जाने के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। और इस अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर कलाम भारत के गणराज्य में 25 जुलाई 2002 को वह सुनहरा दिन आया जब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया और इसी दिन पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। और यद्यपि उनका संबंध राजनीति की दुनिया से कोसों दूर था, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, ये तो एक साइंटिस्ट थे, और फिर भी संयोग और भाग्य ने मेल से उन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इस पद को सुशोभित किया और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निष्पक्षता और पूरी निष्ठा से काम किया। सम्मान और अलंकरण की बात करी जाए तो डॉक्टर कलाम ने जिस परिश्रम से परमाणु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, उसके लिए उन्हें देश की सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला। क्लियर है। ये भारत रत्न का जो सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया और अलंकृत किया गया। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म विभूषण और 90 में मिला पद्म भूषण। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे देश के तीसरे वैज्ञानिक थे। क्लियर। सादा जीवन उच्च विचार, बिल्कुल सिंपल, है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास किया करते थे डॉक्टर कलाम। गांधी जी के विचारों का प्रभाव था इनके जीवन में। वे सादगीपूर्ण रहते थे, उनके विचार अत्यंत उच्च कोटि के थे। वे बच्चों से बड़ा लगाव रखते थे, बच्चों से बड़ा लगाव रखते थे। विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन किया करते थे। यानी कि कहते थे कि भैया बच्चे जो होते हैं वो देश के विकास में, देश के निर्माण में बच्चों का बड़ा योगदान होता है। तो बच्चों कहते नहीं कि बच्चे जो हैं आगे चलकर उनको एक नई दिशा मिले, एक नया मोटिवेशन मिले, लोग उनसे प्रेरित हों, तो वो स्कूल में जाकर प्रोग्राम किया करते थे और बच्चों को इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाया करते थे कि भाई फेल हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं,
टेंशन लेने वाली बात नहीं, मन में जो आए वो करो। क्लियर हो गया? देश की उन्नति में, देश के विकास में अपने आप को झोंक दो, माता पिता का आदर करो, सम्मान करो और अपने आप को देश सेवा में झोंक दो। देश सेवा का मतलब ये नहीं है कि भैया बॉर्डर पे जाकर आपने लड़ाई लड़नी है, नहीं, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप डॉक्टर बन के देश की सेवा कर सकते हो, क्लियर, इंजीनियर बन के कर सकते हो, एक टीचर बन के कर सकते हो, क्लियर है? तो ये मोटिवेट किया करते थे, है ना, इंस्पायर्ड किया करते थे, ये बच्चों को मार्गदर्शन दिया करते थे। आज का काम आज निपटाने में विश्वास रखते थे। कहते नहीं कि भैया कल तो कभी आता ही नहीं है, आज, अभी और इसी वक्त जो कुछ आज है। बच्चों को प्यार करने वाले डॉक्टर कलाम की मृत्यु भी बच्चों के बीच में सन 2015 में उस समय हुई, जब उनके बीच अपने अनुभव बांट रहे थे। क्लियर? निष्कर्ष उपसंहार में क्या लिखेंगे? डॉक्टर कलाम अत्यंत निराभिमानी व्यक्ति थे, परिश्रमी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और एक वैज्ञानिक होने के साथ ही उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश की प्रगति में भरपूर योगदान दिया। उनका जीवन हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्लियर है? कलाम साहब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक नया टॉपिक, आजकल 2020 का जमाना है, क्रिकेट आप देखते हो, है ना? क्या बात है सर, हमारी क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट की बात आ गई। तो भैया 2020 का खेल बड़ा है आजकल, आईपीएल का दौर चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो भाई इसकी भी भूमिका बनानी पड़ेगी। टेस्ट क्रिकेट से लेके और 2020 तक क्या चेंजेस आई, पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तभी आप एक अच्छा निबंध और एक इफेक्टिव निबंध लिख सकते हो। तो भाई टेस्ट क्रिकेट कैसा था, फिर 2020 क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप, एक दिवसीय क्रिकेट, T20 का रोमांच और सफलता, और लास्ट में उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। तो कैसे लिखेंगे? भूमिका बनानी है, प्रस्तावना। यूं तो मनुष्य का खेलों से बहुत ही पुराना नाता है, पर मनुष्य ने शायद ही कभी सोचा होगा कि खेल एक दिन उसे यश, धन और प्रतिष्ठा दिलाने का साधन सिद्ध हो जाएगा। पहले लोग इंजॉय के लिए खेला करते थे, लेकिन किसको पता था आगे चल के धन, मान, सम्मान, यश, है ना, गौरव, सब कुछ दिलाने में ये जो है खेल बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और जिन खेलों को वह मात्र मनोरंजन के लिए खेला करता था, वही खेल अब खराब नहीं, नवाब बना रहे हैं। कहते नहीं है, पहले के लोग कहा करते थे, भाई खेलोगे कूदोगे तो, है ना, बिगड़ जाओगे। क्लियर है? पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसे होता है, कहावत है ना ऐसी। हाँ, तो आजकल खेल कूद में भी बच्चा अपना कैरियर बना सकता है, बशर्ते उसे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, काबिलियत के साथ अगर उसे खेला जाए तो। खेलों में आज लोकप्रियता के शिखर पर क्रिकेट का स्थान है। अब देखो किस तरीके से हमने कहां से स्टार्ट करा, खेलों से स्टार्ट करा और किस पे लेके आ गए, क्रिकेट पे लेके आ गए। क्लियर है? और इसकी लोकप्रियता के कारण आज हर बच्चा क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता है। वर्तमान में क्रिकेट का 2020 रूप बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। आज क्रिकेट का जमाना है, आज हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है और उसमें से भी एक नया प्रारूप निकल के आ गया है 2020, जो कि आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। क्रिकेट के विभिन्न प्रारूप की बात करें जाए तो भाई भारत में क्रिकेट की शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई थी। भाई अंग्रेज, क्रिकेट कहाँ से शुरुआत हुई? अंग्रेजों के ज़माने से क्रिकेट की शुरुआत हुई। अंग्रेजों का यह राष्ट्रीय खेल था और जिसे वे अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। कालांतर में ये विभिन्न देशों में फैल गया। उस समय क्रिकेट को मुख्यतः टेस्ट क्रिकेट के रूप में खेलते थे। भैया 5-5, 6-6 दिन क्रिकेट चलता था। क्लियर है? समय की व्यस्तता और रुचि में आए बदलाव के साथ ही क्रिकेट का प्रारूप बदल गया और एक दिवसीय क्रिकेट और एक 2020 का क्रिय जो लोकप्रिय खेल जो है वो है चलन में आए। भाई 5 दिन किसके पास इतना टाइम था, तो धीरे धीरे बदलाव किया तो भाई खेल को एक दिन में समाप्त कर दिया जाए। फिर चेंजेस आई तो भैया 20-20 ओवर का मैच होगा, इस तरीके से हैं। तो पहले टेस्ट क्रिकेट चला करते थे। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन तो खेला जाने वाला रूप है, जिसमें 5 दिन 90 ओवर जो हैं वो फेंके जाते थे। प्रतिदिन गेंदबाजी की जाती थी 90 ओवर की, यानी कि 90 ओवर एक टीम खेलेगी और 90 ओवर जो एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते थे। 90 ओवर में चाहे आप ऑल आउट हो जाओ या फिर 90 ओवर से पहले ही जो है आपका दिन समाप्त हो जाए, अगले दिन फिर स्टार्ट करो, यानी अगले दिन की शुरुआत होगी तो फिर 90 ओवर खेले जाएंगे। तो प्रतिदिन 90 ओवर की गेंदबाजी होती थी। दोनों टीमें 2-2 बार की बल्लेबाजी करती हैं और विपक्षी टीम को दोबारा ऑल आउट करना होता है। ऐसा ही दूसरी टीम करती है, परंतु प्राय 5 दिन तक मैच चलने के बाद भी खेल का परिणाम नहीं निकलता है। 5 दिन तक खेले और 5 दिन के बाद हार और जीत का फैसला नहीं हुआ।
अधिकतर मैच ड्रॉ हो जाया करते थे, पता है आपको, मैच ड्रॉ कर दिया जाता था। और ये प्रारूप धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोता चला गया। आजकल किसके पास, आज के टाइम में, आज के समय में किसके पास इतना समय है। एक दिवसीय क्रिकेट आया, फिर इसके बाद एक क्रिकेट का दूसरा रूप था जिसमें एक दिन में 100 ओवर अर्थात 600 आधिकारिक गेंदें खेलकर पूरा किया जाता था, यानी कि 50-50 ओवर का ये गेम था। प्रत्येक टीम 50-50 ओवर खेलती है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जितने रन बनाती है उससे 1 रन अधिक बनाकर दूसरी टीम को मैच जीतना होता है। जो टीम ऐसा कर पाती है वही विजयी होती है और एक क्रिकेट का बेहद रोमांचक प्रारूप है जिसे दर्शक खूब पसंद करते हैं। और एक ही दिन में प्राय मैच का परिणाम निकलने और पूरा हो जाने के कारण क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ देखने लायक होती थी। टेस्ट क्रिकेट में स्टेडियम खाली पड़े रहते थे, कोई देखने को नहीं आता था। और एक दिवसीय क्रिकेट में जो है भीड़ उमड़ पड़ती थी। क्लियर हो गया, जगह कम पड़ जाती थी। इसके बाद आया T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट ने तहलका मचा दिया, एक रेवोल्यूशन कह सकते हो आप, क्रांति का संचार किया। ये क्रिकेट का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रारूप है। उसे 40 ओवरों में पूरा कर लिया जाता है, यानी कि 20-20 ओवर का गेम होता है। और इधर 7-8 साल पहले ही शुरू हुआ इस प्रारूप में फटाफट क्रिकेट इसको कहा जाता है और इसकी लोकप्रियता ने अन्य प्रारूपों को पीछे छोड़ दिया। आज T20 के नए प्रारूप में लोग टेस्ट क्रिकेट भूल गए हैं, वनडे को भी भूल गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है 2020। क्लियर, ये प्रारूप अधिक रोमांचक है, मनोरंजक है। इसे देखकर दर्शकों का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। रे जितना पैसे का टिकट लिए हैं पूरा वसूल हो गया, मजा आ गया। चौको छक्कों की जो है बरसात होती है। और ये क्रिकेट सामान्यतः शाम 4 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि शाम में ही होते हैं ताकि वो 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही मैच जो है कवर हो जाए, खत्म हो जाए। 8-8:30 बजे तक खत्म हो जाता है। और इसमें परिणाम और मनोरंजन के लिए दर्शकों को पूरे दिन स्टेडियम में नहीं बैठना पड़ता है, अपना काम धाम भी किया और ये शाम को मैच देखने भी चले गए। तो यानी पूरा दिन नहीं लगता इसमें। भारत में शुरू हुई IPL लीग में इसी प्रारूप में खेला जाता है और जो भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म और नवोदित खिलाड़ियों के लिए कमाई का साधन बन गया है। अब तो आलम यह है कि इस प्रारूप में 400 से अधिक रन बन चुके हैं। सोचो, 2020 फॉर्मेट में पहले कल्पना की जाती थी कि क्या कभी कोई सेंचुरी भी बना पाएगा। आज 2020 फॉर्मेट में भी लोगों ने सेंचुरियां ठोक रखी हैं। T20 का रोमांच और सफलता, क्रिकेट का ये प्रारूप अत्यंत रोमांचक है। 20 ओवर के मैच में 200 से अधिक रन बन जाते हैं और दूसरी टीम भी 200 रन बना लेती है। सोचो, 400 से ज़्यादा रन बन चुके हैं इस प्रारूप में एक मैच में। 2020 प्रारूप का रोमांच तब देखने को मिला जब युवराज सिंह ने अंग्रेज गेंदबाज किसब्रॉन्ड के एक ही ओवर में 6 छक्कों को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे युवराज ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही इस प्रारूप की सफलता है। और लास्ट में क्या आता है, निष्कर्ष आता है। उपसंहार में क्या लिखेंगे, हमारे देश में क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय है। खेल के इस नए प्रारूप ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर की रिटायर्ड खिलाड़ियों की टीमों ने अमेरिका में 3 मैचों की सीरीज खेलकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी और क्रिकेट का यह नया प्रारूप T20 दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। तो आपने किसके विषय में लिख दिया, 2020 फॉर्मेट के विषय में लिख दिया। क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है ना। और क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, और क्या क्या टॉपिक, अनुशासन की समस्या है ना। अनुशासन, तो भाई एक छात्र के लिए अनुशासित होना कितना आवश्यक है ना। तो इस तरीके से आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे, संकेत बिंदु के पॉइंट आप लिख दो। प्रस्तावना यानी कि भूमिका बनानी है, भूमिका बनाने के बाद अनुशासन की आवश्यकता, छात्र और अनुशासन, अनुशासनहीनता के कारण प्रकृति में अनुशासन, समाधान हेतु सुझाव और लास्ट में उपसंहार। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, भूमिका कैसे बनाएंगे कि शासन शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन बन जाता है। क्लियर है, शासन क्या है, ये मूल शब्द है और इसके अंदर उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। अब हम उपसर्ग जब पढ़ाएंगे तब देखना, उपसर्ग मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ने के बाद और उस मूल शब्द का अर्थ बदल जाए। क्लियर है, वो होते हैं उपसर्ग।
तो शासन मूल शब्द है, उसमें अनु आ गया, अनुसर्ग लग गया उपसर्ग, और ये बन गया अनुशासन, और जिसका अर्थ होता है शासन के पीछे अनुगमन करना, यानी शासन के पीछे चलना, इसको बोलते हैं अनुशासन। अर्थात समाज और राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए मर्यादित आचरण करना अनुशासन कहलाता है। पहले तो हमने परिभाषा बता दी, क्लियर है। अनुशासन का पालन करने वाले लोग ही समाज और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर लेकर जाते हैं, और इसी तरह अनुशासनहीन नागरिक ही किसी राष्ट्र के पतन का कारण बनते हैं। तो हमारे जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक है, क्लियर है। एक छात्र के लिए तो बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि छात्र राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान देने जा रहा होता है। आप आगे चल के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सेना में जाओगे, क्लियर है, साइंटिस्ट बनोगे, आईएएस बनोगे, तो आपका अनुशासित होना कितना आवश्यक है। एक छात्र का अनुशासन में होना अति आवश्यक है। कितना, हेडिंग बनाओ और डाल दो, अनुशासन की आवश्यकता क्यों। भाई अनुशासन की आवश्यकता सभी उम्र के लोगों के जीवन में कदम कदम पर होती है। छात्र जीवन मानव जीवन की रीढ़ होता है, और इस काल में सीखा हुआ ज्ञान और अपनाई हुई आदतें जीवन भर काम देती हैं। मनुष्य बच्चा क्या होता है, बच्चा कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। आपने कभी कुम्हार को देखा है बर्तन बनाते हुए? वो क्या करता है, कच्ची मिट्टी को आकार देता है, उसी से वो दिए बना लेता है, सुराही बना लेता है, घड़ा बना लेता है, तमाम मिट्टी के बर्तन बना लेता है, बताता है बना। बच्चे का जो ब्रेन होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये क्या है, कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, क्लियर है। इसको आप अच्छे कामों में लगा लो, क्लियर है, और इसी को आप गलत कामों में लगा लो। तो यानी कि बच्चे का अनुशासन कितना आवश्यक है। बचपन में जो आप आदतें सीखते हो वो आप आगे जाके बड़े तक वो रहती हैं। तो यानी कि अपनी आदत ऐसी बनाओ, अपना सर्कल ऐसा चुनो जहां अच्छे लोग हों, आपको मोटिवेट करने वाले हों, आपको आगे लेके जाने वाले हों, कोई भी आपको डिमोटिवेट ना करे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि आज जो आदत बना लोगे हमेशा काम आएंगी, आपके जीवन में काम आएंगी। क्लियर हो गया, जीवन भर काम आती हैं आते हैं। उस कारण छात्र जीवन में अनुशासन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अनुशासन के अभाव में छात्र प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का न तो प्रयोग कर सकता है, न ही विद्यार्जन के अपने दायित्व का भली प्रकार निर्वाह कर सकता है। तो अनुशासन होना, अनुशासित होना एक छात्र के लिए कितना आवश्यक है। छात्र की ही किसी देश का भविष्य होते हैं, अतः छात्रों का अनुशासनबद्ध रहना समाज और राष्ट्र दोनों के लिए हित में होता है। छात्र और अनुशासन की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ तो सरकारी नीतियां छात्रों को अनुशासन विमुख बना रही हैं, और कुछ दिन प्रतिदिन मानवीय मूल्यों में आती गिरावट छात्रों को अनुशासनहीन बना रही है। 8वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में भेजने की नीति के कारण छात्र पढ़ाई के अलावा अनुशासन से भी दूरी बना रहे हैं। कुछ तो सरकारी ऐसी पॉलिसी होती हैं कि भैया 8वीं तक किसी बच्चे को फेल ही नहीं करना है, 8वीं तक तो भैया, तो बच्चे के माइंड में क्या आता है कि जब पास ही होना है तो काहे का पढ़ना। बात समझ में आ गई। तो ये सरकारी, कुछ तो सरकारी नीतियां होती हैं, उन्होंने बना दिया कि भैया अब जब बच्चा पास ही हो रहा है तो बच्चा पढ़ेगा क्यों। लेकिन नहीं, हम कोई चीज़ समझनी पड़ेगी, हम कोई चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, है ना। और इसके अलावा अनुशासन के मायने बदलने से भी छात्रों में अब पहले जैसा अनुशासन नहीं दिखाई देता। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, टीचर अगर पिटाई भी कर दिया, टीचर डांटता था ना, तो किसके लिए डांटता था, एक छात्र की भलाई के लिए डांटता था। और आजकल ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं कि आप बच्चों को पीट ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, डांट ही नहीं सकते। आप सोचो, जब आप डांट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, किसके लिए किया, वो बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है, बच्चे के मन में अगर बच्चा टीचर ने डांटा तो क्या होगा, बच्चा शिकायत कर सकता है हायर उसमें जाके, पैनल में जाके। तो गलत बात है ना। इस कारण पे स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल, तोड़फोड़, बात बात पे रेल की पटरियां, सड़कों के बाधित कर देना, यातायात रोकना, ये प्रयास आम बात होती जा रही है। छात्रों में मानवीय मूल्यों की कमी कल के समान समाज के लिए चिंता का विषय बन रही है। आपने देखा होगा, है ना, लोग छात्र राजनीति के नाम पर क्या क्या करते हैं। आपने देखा होगा लोग छात्रों के हितों के लिए क्या क्या करते हैं। क्या एक छात्र को यही अनुशासन सिखाया जाता है कि वो सरकारी संपत्ति का नुकसान करे, है ना। एक पेपर लीक हो जाता है तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, सरकारी बसों को जला दिया जाता है, पटरियों को उखाड़ दिया जाता है। सोच के देखो, आप शांतिप्रिय तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हो। ये छात्रों का काम नहीं है,
है ना, आप गुंडे मवालियों की तरह, आप एक क्रिमिनल की तरह आप बिहेव कर रहे हो, तो आपका अनुशासन में होना अति आवश्यक है। प्रकृति में अनुशासन, यानी हम जिधर भी आंख उठाकर देखें प्रकृति में उधर ही अनुशासन नजर आता है। प्रकृति में अनुशासन आपको दिखाई देगा, आप जहां भी देखोगे। सूरज का प्रातः काल उगना और शाम का छिप जाना, क्या अनुशासन नहीं है? समय पर निकलना और समय पर छुप जाना। क्लियर है? क्लियर हो गया? चंद्रमा अनुशासनबद्ध तरीके से 15 दिनों में अपना पूर्ण आकार बिखेरता है। क्लियर है? और नियमानुसार अपनी चांदनी लुटाना नहीं भूलता। तारे रात होते ही आकाश में दीप जलाना नहीं भूलते। बादल समय पे वर्षा लाना नहीं भूलते। और पेड़ पौधे समय आने पर फल फूल देना नहीं भूलते। और इसी प्रकार प्रातः होने का अनुमान लगते ही मुर्गा हमें जगाना नहीं भूलता। और वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म ऋतु बार बार आकर बारी बारी से अपना सौंदर्य बिखराना नहीं भूलती। इसी प्रकार धरती भी फसलों के रूप में हमें उपहार देना नहीं भूलती। प्रकृति के सारे क्रियाकलाप हमें अनुशासनबद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सभी अनुशासित हैं। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि किस तरीके से अनुशासन में रहा जाता है। तो अनुशासन कितना आवश्यक है, आप सोच के देखो कि अगर सूरज बोल दे कि भैया मैं आज नहीं उठूंगा, तो क्या होगा? सवेरा होगा? सवेरा नहीं होगा, है ना। अब गर्मियां आ गई हैं और आम का पेड़ अगर बोल दे कि भैया इस बार तो आम नहीं आएंगे, आप आम का लुत्फ उठा पाओगे? नहीं ना। तो अनुशासन सीखिए, प्रकृति से हमें अनुशासन सीखना चाहिए। अनुशासनहीनता के कारण अब गिनाने आपको, किस तरीके से गिनाओगे? भाई, छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली रटने पर बल देती है। रटो रटो, रट्टा नहीं मारना, समझना है ना। बार बार बच्चों को बताया जाता है रटना नहीं है, रटी हुई चीजें भूल जाया करते हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 10, 12 और 15 साल तक शिक्षार्जन से प्राप्त डिग्रियां लेकर भी किसी कार्य में निपुण नहीं होता है छात्र। यह शिक्षा क्लर्क पैदा करती है। नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों के लिए शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। छात्र भी येन केन प्रकारेण परीक्षा पास करना अपना कर्तव्य समझने लगता है। यानी कि जब छात्र के मन में ये आ जाए कि भैया मुझे ये क्लास हर हालत में पास करनी है, क्लियर हो गया, मुझे परीक्षा पास करने के बाद अच्छी नौकरी करनी है, इस तरीके से करनी है, क्लियर है, तो वो व्यक्ति जो है किसी भी तरीके से पास करेगा, तो फिर कहाँ नैतिक, कहाँ आपके मानवीय मूल्य कहाँ रह जाते हैं सब। अनुशासनहीनता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? शिक्षकों द्वारा अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह न करना। क्लियर? अब वे शिक्षक नहीं रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताए। यानी कि एक जमाना ऐसा था जब गुरुओं का बड़ा आदर किया करते थे लोग, है ना। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया, पता है आपको, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्लियर? आजकल वो जमाना नहीं है। आजकल पैसे की माया है। एक शिक्षक की नौकरी लग जाती है तो बस उसका मतलब यही होता है कि भाई साहब महीने पे सैलरी आ जाए। अब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो बात की बात। तो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन न करना, ये भी एक अनुशासनहीनता का कारण है। समाधान हेतु कुछ सुझाव, क्या सुझाव दे सकते हो आप सुझाव दे सकते हो। पॉइंट बनाया, हेडिंग बनाई, छात्रों में अनुशासनहीनता दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की प्रणाली और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। इसमें बदलाव लाने चाहिए। क्लियर है? शिक्षा नौकर पैदा करने वाली जो प्रणाली है हमारी, शिक्षा से नौकर पैदा हो रहे हैं, इस प्रणाली को बदलना चाहिए। क्लियर है? शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना चाहना चाहिए। शिक्षण की नई नई तकनीक और विधियों को कक्षा कक्षा तक पहुंचाना जाना चाहिए। छात्रों के लिए खेल कूद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। छात्रों को नैतिक मूल्यपरक शिक्षा दी जानी चाहिए तथा अध्यापकों को अपने पढ़ाने का तरीका रोचक बनाना चाहिए। देखो, अध्यापकों को भी चाहिए कि वो पढ़ाने का जो तरीका है ना, बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि वो हंसी मजाक
में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जो आप सीरियस टॉपिक भी बड़े बड़े इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं तो छात्र जो है इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है। क्लियर है? लास्ट में निष्कर्ष निकालना है, अनुशासनहीनता मनुष्य को विनाश के पथ पर अग्रसर करती है, छात्रों पर ही देश का भविष्य टिका होता है ना। ये भविष्य के कलाम है, ये छात्र ही जो है भविष्य के, कोई गांधी है, कोई नेहरू है, कोई अटल बिहारी है, क्लियर हो गया, कोई अब्दुल कलाम है, कोई चाचा नेहरू हैं, तो कोई चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह है। क्लियर हो गया भाई? आता है उन्हें अनुशासन प्रिय बनाया जाना चाहिए। अनुशासन का पालन करने के लिए प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, यानी कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि अनुशासित कैसे रहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें से आप कौन सा टॉपिक लोगे, किस तरीके से हम एक और टॉपिक ले लेते हैं, मेरी अविस्मरणीय यात्रा एक ले लेते हैं, विज्ञान का वरदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। मैंने क्या बताया, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। क्लियर है? कभी मान लो कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो वहाँ से भी आ जाए। तो करंट में आप देखते रहना कि इस वक्त जो है कौन सी घटना चल रही है जो ट्रेंडिंग में होती है। जैसे कभी आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी तो आतंकवाद पे आ जाता था। आजकल बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आ सकता है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा बन चुका है आज की डेट में, कि जहाँ पर भी जाओ आप, हर जगह आपको भ्रष्टाचार का बोलबाला मिलेगा, वो भी हो सकता है। विकास, देश उन्नति, कंप्यूटर का युग है आज, वो भी आ सकता है। तो विज्ञान का वरदान एक बार देख लेते हैं। तो आपने प्रस्तावना यानी भूमिका बनानी है, विज्ञान से हानियाँ। पहले हानियों के बारे में बताने कि विज्ञान के आने से यानी कि तकनीक के विकास होने से हमारे को नुकसान क्या हुआ है, तो इसकी हानि बतानी है। विज्ञान के विभिन्न वरदान, विज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग और लास्ट में उपसंहार, निष्कर्ष। तो किस तरीके से भूमिका बनानी है कि भाई मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने में सबसे ज़्यादा यदि किसी का योगदान है तो वो विज्ञान का है। कहते नहीं आज विज्ञान का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। साइंस ने आज इतनी सारी तरक्की कर ली है कि जो जीवन का जो कहते नहीं कि मनुष्य का जो जीवन है ना, वो बहुत आसान बन गया है। इसमें साइंस का बड़ा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान ने कदम कदम पे मानव जीवन में हस्तक्षेप किया है और मनुष्य को इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं कि मनुष्य विज्ञान के अधीन होकर रह गया है। आजकल हम लोग इस टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंड हो चुके हैं, इस टेक्नोलॉजी के हम इतने आदी हो चुके हैं कि एक ज़माना था जब चिट्ठी चला करती थी, याद है? हाँ, आपके मम्मी पापा वगैरह से पूछिएगा, एक ज़माने में चिट्ठी चला करती थी। किसी को संदेश भेजना होता था तो अंतर्देशी चिट्ठी के रूप में लोग भेजा करते थे। उस पे गांव का नाम हुआ करता था, अपने रिश्तेदार को या अपने किसी सगे संबंधी को, तो वहाँ पर लिखते थे। मैंने आपको पिछली बार बताया था पत्र लेखन में। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने ज़माना लिया, एक नंबर डायल करना था, एक लैंडलाइन चला शुरू में, या नंबर डायल करते थे और फिर टेलीफोन पे बात हुआ करती थी। और टेक्नोलॉजी बदली, स्मार्टफोन का ज़माना आ गया। एक नंबर डायल करने हैं और बैठे बैठे अमेरिका क्या, ब्रिटेन क्या, फ्रांस क्या, साउथ अफ्रीका क्या, है ना, दुबई क्या, क्या चीन और क्या भारत, आप एक झटके में आप एक सेकंड लगाए बात कर सकते हो। और तो और साक्षात उसको देख भी सकते हो वीडियो कॉल के जरिए। तो ये विज्ञान ने इतनी आज तरक्की कर ली है कि जीवन आसान हो गया है। मनुष्य इस विज्ञान के अधीन होकर रह गया है। विज्ञान ने धरती, आकाश और जल क्षेत्र तीनों को प्रभावित किया। धरती, आकाश, जल, इन तीनों क्षेत्रों में चेंजेस आए हैं विज्ञान की वजह से। धरती का तो शायद ही कोई कोना हो जहां विज्ञान ने कदम ना रखा हो। कोने कोने में साइंस का विकास हुआ है। क्लियर? विज्ञान के कारण मनुष्य ने उन्नति करी है। मानव जीवन में क्रांति लाने का श्रेय इसी विज्ञान को जाता है। क्लियर है भाई? आज जिधर भी नजर डालो विज्ञान का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। चारों तरफ विज्ञान का बोलबाला है। क्लियर है?
आज हम और आप एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी विज्ञान की देन है। बात समझ में आ गई? जिस डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक विज्ञान की देन है। विज्ञान के विभिन्न वरदान की बात करी जाए तो विज्ञान ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी हैं कि वो मनुष्य के लिए कामधेनु बन गया है। कामधेनु गाय बन गई है भाई। सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र को देखते हैं तो यहां पूरी तरह से बदलाव का कारण विज्ञान है। एक साल में एक फसल हुआ करती थी, एक साल में एक फसल। सोचो, आज एक एक साल में 4-4, 5-5 फसलें किसान करता है। क्लियर हो गया? अब किसान को ना हल चलाने की जरूरत है ना, समय ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगा करता था। क्लियर है? न सिंचाई के लिए बैलों के पीछे दौड़ लगानी पड़ती है, और अब निराई के लिए खुरपी उठाने की जरूरत नहीं है, न कटाई के लिए हंसिया उठाने की जरूरत है, और ना उसे धूप में चलकर एड़ी का पसीना चोटी पर पहुंचाने की जरूरत है। विज्ञान की कृपा से अब उसके पास ट्रैक्टर आ चुका है, ट्यूबवेल आ चुका है, कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है ना, और भैया ऐसे ऐसे यंत्र और दवाएं हैं, और कटाई मुड़ाई के लिए हार्वेस्ट है, जिससे वह हफ्तों का काम घंटों में कर सकता है। जो काम करने में उसे 10 दिन लगते हैं, जो काम करने में उसे 8 दिन लगते हैं, उस काम को 2 से 3 घंटे के अंदर वो करके बैक टू पवेलियन, बाकी के 6 दिन आराम से आप दूसरे कामों में लगा सकते हैं अपने आप को। तो भाई इसके अलावा जल उन्नतिशील बीज आ गए हैं, खाद आ गई है, यंत्रों का आविष्कार विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है। आजकल किसान जो है इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, पैदावार ज़्यादा हो गई है और कमाई भी बढ़ गई है। पैदल और बैलगाड़ियों पर यात्रा करने वाले मनुष्य के पास धरती, आकाश और जल पर चलने वाले द्रुतगामी साधन हैं, जिनमें वह अपनी यात्रा को सरल, सुखद और मंगलमय ढंग से पूरा कर लेता है। विज्ञान के कारण अब आवागमन के साधनों में है ना, समय और श्रम दोनों बचते लगे। आज की डेट में अगर बात करी जाओ, एक व्यक्ति यहाँ से उड़ान भरता है, सुबह का नाश्ता दिल्ली में करता है, दोपहर का लंच मुंबई में करता है, और रात में वापस अपने बच्चों के साथ आकर घर का डिनर करता है। ये है विज्ञान का आविष्कार, ये है टेक्नोलॉजी, ये है इंसान को सहूलियत देने के लिए। सोच के देखिए, वरना महीनों अप डाउन करने में लग जाते थे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? और आज लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हकारों और कबूतरों से संदेश भेजने वाला मनुष्य, कबूतर से संदेश भेजने वाला मनुष्य पत्रों की दुनिया से आगे बढ़कर रफ्तार टेलीफोन, ईमेल से होते हुए मोबाइल तक पहुंच गया। एक ईमेल भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। एक पहले क्या चलता था? पहले फैक्स मशीन हुआ करती थी। क्लियर हो गया? फैक्स मशीन का ज़माना आ गया है भैया। जिस पत्र का जवाब आने में महीनों लगते थे और इलाज के लिए भेजा गया पैसा मरीज की मृत्यु और क्रियाक्रम के बाद मिलता था, वही जवाब और पैसा अब हाथों हाथ मिलने लगा है। इधर यूपीआई किया, उधर से खटाक से पेमेंट, है ना। आज रिक्शे वाला, मोची वाला, टैक्सी वाला, आप कहीं पर भी जाइए, केले वाला, है ना, दूध वाला, हर कोई यूपीआई ले रहा है। सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी भैया। खटाक से पेमेंट किया और खटाक से अकाउंट में ट्रांसफर। चलो जी, इतना ही नहीं, अब तो बातें करते हुए व्यक्ति को हम देख भी सकते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात मार झेलने वाले मनुष्य के पास अलग अलग मौसम के कपड़े हुआ करते हैं, वरना एक ही कपड़े में इंसान, है ना, पूरी सर्दियां गुजार दिया करता था। एक ही कपड़े में इंसान पूरी गर्मियां गुजार दिया करता। एक वक्त ऐसा भी था। उसके पास हीटर और ब्लोअर हैं जो सर्दी और उसके पास आने भी नहीं देते। गर्मी भगाने के लिए व्यक्ति के पास पंखा है, कूलर है, एसी है। अब उसके यातायात के साधन भी वातानुकूलित हो गए हैं। गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, आजकल एयर कंडीशनर का ज़माना है। वो दिन आरामदायी भवनों में रहता है और वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कच्चे घर और झोपड़ियों के ज़माने लद गए। वर्षा की मार झेलने की बातें गुजरे ज़माने की बातें हो चुकी हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान ने मनुष्य को नया जीवन दिया है। अब रोगों का इलाज ही नहीं, शरीर के खराब अंगों को भी बदल दिया जाता है। क्लियर है? शरीर का कोई अंग अगर खराब हो जाए तो वो
टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ दिया जाता है। भैया बाएं हाथ का काम हो गया, अंगों को बदलना बाएं हाथ का काम हो गया है। रक्तदान, नेत्रदान जैसे मानवोचित कार्यों और विज्ञान के सहयोग से मनुष्य को नया जीवन मिला है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई के माध्यम से रोगों की पहचान कर उनका यथोचित इलाज किया जा रहा है। उपरोक्त कुछ उदाहरण है विज्ञान के वरदान के, कुछ नमूने हैं। वास्तव में विज्ञान ने मनुष्य का जीवन सुखमय बना दिया है। यानी कि आप कहो तो पूरा का पूरा जीवन जो है कायाकल्प हो गया है। विज्ञान की हानियाँ, विज्ञान के कारण मनुष्य को जहाँ अनेक लाभ हुए हैं वो कुछ हानि भी हैं। ये हानियाँ किसी सिक्के के दूसरे पहलू की भांति हैं। विज्ञान की मदद से मनुष्य ने शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर लिए। आज हथियारों की होड़ लगी हुई है, हथियारों की होड़ गई है। बारूद के दुनिया जो है आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हर पावर शक्ति जो है, हर देश जो है अपने आप को परमाणु संपन्न कर चुका है। अधिकतर दुनिया के देश जो हैं अपने आप को परमाणु संपन्न बना चुके हैं। अस्त्र शस्त्र की होड़ लगी पड़ी है, इसमें परमाणु बम जैसे घातक हथियार भी हैं। ये अस्त्र शस्त्र गलत हाथों में पड़कर समूची मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान ने मनुष्य को भ्रम से दूर कर दिया है, जिससे मोटापा, रक्तचाप, अपच जैसी बीमारियां उसके घर कर गई हैं। विज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग, किसी भी वस्तु का विवेकपूर्ण उपयोग ही लाभदायक होता है। ऐसी ही स्थिति विज्ञान की है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त चाकू का उपयोग हम सब्जी काटने के लिए करते हैं या दूसरी हत्या के लिए, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है के लिए कि हम इसका उपयोग कैसे करें। और यदि कोई विज्ञान का दुरुपयोग करता है तो यह विज्ञान का दोष नहीं है। विज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग ये मनुष्यता की भलाई ऐसे कार्य करने में सहायक होता है। लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भाई विज्ञान ने हमारा जीवन नाना प्रकार से सुखमय बनाया है। हमें विज्ञान का ऋणी होना चाहिए, जिसने हमें आदि मानव की जंगली जीवन शैली से ऊपर उठाकर यहाँ तक पहुँचाया। और अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम विज्ञान को वरदान ही बना रहने दें, इसका दुरुपयोग कर इसे अभिशाप ना बनाएं, वरना इस हंसती खेलती दुनिया में आग लग जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसे वरदान, एक विज्ञान एक वरदान, इसीलिए नाम दिया है हेडलाइन। इसको वरदान ही रहने दें, इसको अभिशाप ना बनाएं। विज्ञान के वरदान बने रहने में मनुष्य, समाज, राष्ट्र और समूची मानव जाति की भलाई है। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इस तरीके से कोई लेखक के बारे में आ सकता है, इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में आ सकता है, किसी भी कवि के बारे में आ सकता है, आपके किसी फेवरेट टीचर के बारे में आ सकता है। आप कहीं लंबी यात्रा पर गए हो, मान के चलिए आपने मसूरी गए, आपको शिमला गए, तो आप अपनी मेरी भोपाल यात्रा या फिर मेरी शिमला यात्रा, आप अपनी यात्रा के बारे में भी लिख सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से निबंध आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, 100% आते हैं। इन निबंध पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपनी इस स्किल्स को बढ़ाओ। और इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।